नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शिफ्ट करने को लेकर केंद्र और बिहार में तकरार। नीतीश के मंत्री बोले 93 साल की विरासत को इतनी ठिठाई से कैसे। जी हां दोस्तों, बिहार के जमालपुर में मौजूद रेलवे प्रशिक्षण संस्थान को बिहार से लखनऊ स्थानांतरित करने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच रार बढ़ती नजर आ रही है। अब बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने इस मामले को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया, जमालपुर में स्थित इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मुंगेर से बाहर शिफ्ट करने को लेकर रेल मंत्रालय के आदेश पर बिहार ने सख्त प्रतिक्रिया जताई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से दखल देने को कहा था। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने 1 मई को रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया था। IRI-MEE रेलवे और बिहार की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। बिहार के साथ इसका बहुत ऐतिहासिक संबंध है जिसे मजबूत किए जाने की जरूरत है, न कि इसे बिहार से अलग किए जाने की। उन्होंने आगे कहा, देश का यह सबसे पुराना केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान एक प्रतिष्ठित संस्थान है और बिहार का गौरव रहा है। इसकी स्थापना 1888 में हुई। IRI-MEE जमालपुर 1927 से भारतीय रेलवे के शीर्ष प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। 93 साल की विरासत को इतने ठिठाई से कैसे मिटाया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ना पैकेज ना प्लान, लॉकडाउन के तरीके पर सोनिया ने मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद हैं। इस दौरान सोनिया ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि 17 मई के बाद क्या, 17 मई के बाद कैसे, मोदी सरकार के पास लॉकडाउन को लेकर आगे की क्या रणनीति है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कोविड के साथ लड़ाई में बुजुर्गों, डायबिटिक और हार्ट मरीजों को बचाना अहम है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि राज्यों के सामने वित्तीय संकट गहराता जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से कोई धन आवंटित नहीं किया जा रहा है। बैठक में राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से राहत पैकेज की मांग की है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी ने राहत पैकेज की मांग की है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जब तक व्यापक प्रोत्साहन पैकेज नहीं दिया जाता तब तक राज्य और देश कैसे चलेंगे। हमने 10,000 करोड़ का राजस्व खो दिया है। राज्यों ने पैकेज के लिए बार बार प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है, लेकिन हमारी बात को अनसुना कर दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में भी बढ़ सकते हैं शराब और तेल के दाम, कैबिनेट में हो सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महासंकट के बीच लॉकडाउन 3.0 में कई जगह छूट दिया जाना शुरू हो गया है। इस सबके बीच राज्य सरकारें अलग अलग तरह से तैयारी कर रही हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है जिसमें कई अहम फैसले हो सकते हैं। कैबिनेट बैठक में टैक्स बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है जिसमें शराब, पेट्रोल और डीजल के दामों में कोरोना टैक्स लगाया जा सकता है। लॉकडाउन की वजह से सरकार के राजस्व पर असर पड़ा है। ऐसे में भरपाई के लिए सरकार ये कड़े कदम उठा सकती है। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर ये कैबिनेट बैठक होगी जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री अपने अपने क्षेत्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत से कुछ हद तक ढील शुरू हो गई है। इस दौरान सरकारी कामकाज शुरू हो गया है। प्राइवेट दफ्तरों में 33% तक स्टाफ की अनुमति है। इसके अलावा सड़क निर्माण, हाईवे निर्माण, मनरेगा जैसे प्रोजेक्ट को भी शुरू कर दिया गया है ताकि मजदूरों को काम मिल सके। बीते दिनों प्रदेश सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों, अन्य श्रमिकों के लिए आर्थिक मदद दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि मजदूरों को 1,000 रुपए की मदद दी जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, रेलवे दे रहा 85% किराया। एसजी बोले, मुझे यह बताने का नहीं मिला है निर्देश।
जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश को लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए सरकार ने श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन अब इसके किराए को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई मंगलवार को की गई। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से किराए को लेकर सवाल पूछे, तो सरकार की तरफ से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे लेकर कोई जवाब नहीं दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार ने कहा कि उनके पास टिकट किराए के अनुपात को साझा करने के कोई निर्देश नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की संस्था के सदस्य जयदीप छोकर ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजने की मांग वाली याचिका दाखिल की थी। याचिका में जगदीप ने अदालत से देश भर में हजारों प्रवासियों की घर वापसी में मदद के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। छोकर ने यह भी कहा कि प्रवासियों से सरकार द्वारा कोई किराया नहीं लिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस BR गवई की पीठ को बताया कि परस्पर विरोधी दावों के कारण प्रवासी मजदूर दयनीय स्थिति में है। न्यायमूर्ति गवई ने रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए कहा कि रेलवे ने 85% किराया वहन करने का निर्णय लिया है। इस पर वकील ने कहा कि अगर यह सच है तब भी प्रवासियों के लिए शेष 15% देना मुश्किल होगा। आश्चर्य है कि रेलवे को यह राशि भी क्यों नहीं वहन करनी चाहिए। न्यायमूर्ति कौल ने तब मेहता से पूछा कि क्या केंद्र वास्तव में किराया का 85% दे रहा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनके पास रेलवे और राज्यों द्वारा किराए के अनुपात को साझा करने के लिए कोई निर्देश नहीं है। मेहता ने पीठ से कहा, मुझे इसे लेकर निर्देश नहीं मिले हैं। पूरे देश में कई ट्रेनों और बसों को उनके लॉजिस्टिक्स के आधार पर सेवा में रखा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूरों का ट्रेन किराया देगी पंजाब सरकार, 35 करोड़ के बजट को मंजूरी। जी हां दोस्तों, पंजाब सरकार ने शुरुआती तौर पर प्रदेश में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए 35 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पंजाब के जलंधर से 1200 मजदूरों के पहले जत्थे को झारखंड ट्रेन के माध्यम से भेजकर इस पूरे कैंपेन की शुरुआत कर दी गई है। राज्य सरकार का अनुमान है कि 5 से 6 लाख के करीब प्रवासी मजदूर पंजाब से ट्रेनों के माध्यम से वापस जा सकते हैं। अन्य मजदूरों को सड़क मार्ग से भेजा जा सकता है। इस पर राज्य सरकार को करीब 640 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट पर खर्च करना होगा। शुरुआती तौर पर नेशनल डिजास्टर रिलीफ एक्ट 2005 के तहत 35 करोड़ रुपए के बजट को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंजूरी दी है। प्रदेश के तमाम डीसी को अधिकृत किया गया है कि वो जिस तरह से स्पेशल ट्रेनों की रवानगी अलग अलग प्रवासी मजदूरों के प्रदेश में करवाएंगे, वैसे ही भारतीय रेलवे को इसकी पेमेंट भी कर दी जाए। ट्रेनों से जाने को लेकर अफरा तफरी ना हो, इसके लिए जाने वाले व्यक्तियों के मोबाइल पर SMS भेजा जाएगा और उस SMS को देखकर ही जा रहे व्यक्ति की मेडिकल स्क्रीनिंग करने के बाद उसे भेजा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का केंद्र सरकार पर हमला, कहा यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बिहार के जमालपुर में मौजूद रेलवे प्रशिक्षण संस्थान का स्थानांतरित करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ले जाने का आदेश दिया है। इस आदेश पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने सवाल उठाया है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए इसकी निंदा की और बिहार को इसके खिलाफ लड़ने के लिए कहा। यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करके लिखा, यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने बिहार के जमालपुर में दशकों पुराने रेलवे प्रशिक्षण संस्थान को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। लॉकडाउन के दौरान ऐसा करना बेहद ही बुरी बात है। बिहार को इसके लिए लड़ना होगा। बता दें कि ये मुद्दा राजनीतिक रूप से लेता जा रहा है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर केंद्रीय रेल मंत्रालय के आदेश को लखनऊ से जमालपुर वापस लेने के लिए आग्रह किया है। नीतीश कुमार का स्टैंड को गलत करार नहीं दिया जा सकता। कोरोना के बीच बिहार बीजेपी की माने तो यह फैसला अनावश्यक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी से खुद बाहर निकलने वाले नेता यशवंत सिन्हा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर अपनी राय रखना नहीं भूलते। इससे पहले उन्होंने CAA पर कहा था कि गैर भाजपा शासित राज्यों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाना एक संवैधानिक संकट है और इन राज्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए राहुल की सलाह, सप्लाई चेन पर सोचे मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। 25 मार्च से लागू लॉकडाउन की अवधि पहले
14 अप्रैल से 3 मई तक बढ़ाई गई थी, अब इसे 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान कई तरह की रियायतें भी दी गई हैं, जिसे धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर निकलने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। लॉकडाउन को पॉज बटन बताने वाले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब कोरोना वायरस से निपटने और अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के लिए सुझाव दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि वायरस से निपटने के दौरान जोन के संदर्भ में सोचे। उन्होंने आगे कहा है कि अर्थव्यवस्था को फिर से खोलते समय आपूर्ति की चेन के बारे में सोचे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।